हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का रेनबो बुक का सबसे पहला पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि हम लोग जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है इसके पोएट के बारे में यानी जॉन डॉन के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ चुके थे। अगर जो नहीं पढ़े वो एक वीडियो दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस पोयम को। ये जो पोयम है सबसे पहले ये समझ लेंगे, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोयम है, ये जो पोयम है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ये जो है वो कैसा पोयम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कविता कैसी कविता है? तो ये जो है वो सेपरेशन वाली कविता है। सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ जो इमोशन दिया गया है व्यक्ति का कि क्या चीज है, तो आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, ऐसा मैंने फोटो दिया है कि जैसे कि ये सपोज दैट ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये जा रहे हैं यानी अपनी वाइफ से वो अलग हो रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सीन दिया गया है, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे भी दिया गया है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अपनी वाइफ से या बिलवेड से जो है वो दूर हो रहे हैं। तो ये पोयम भी उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि जब कवि जो है यानी जॉन डॉन जो है वो अपनी प्रेमिका जो कि बाद में उनकी पत्नी बन जाती है ना, उनसे जब वो अलग हो रहे होते हैं तो उनकी पत्नी ऐसे ही रोने धोने लगती है। तो उनको समझाने के लिए ये जो शब्दों में जो समझाते हैं उसी को पोयम के रूप में यहाँ दिया गया है। वो क्या क्या बोल करके अपनी पत्नी को समझाते हैं वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें इस पोयम में एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो है ये कैसी कविता है? तो ये जो है एक सेपरेशन वाली कविता है, मतलब अलग होने वाली कविता है। इसमें जो है लेखक जो है यानी कवि जो है वो अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी से जो है वो अलग हो रहे हैं, उसी पर ये पोयम लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं जरा सा बिना देर किए हुए इसको। और इसका हिंदी क्या होता है मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लेंगे। लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब सबसे प्यारी, लव का मतलब यहां हो गया प्रियतमा, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं जिनसे प्यार करते हैं उनको लव भी बोलते हैं, है ना। जैसा कि सुने होंगे यू आर माई लव, इस तरीके से बोलते हैं। तो जनरली क्या लव जो शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया वो अपनी पत्नी के लिए किए हैं। ये वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा। ये समझा रहे अपनी पत्नी को। यहाँ पर मैं नहीं जाता हूं ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा होगा यहाँ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे। सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा, वो समझा रहे हैं। एक बार फिर से सिचुएशन समझ लीजिए। ऐसा होता है जनरली कि जब जनरली क्या है कि ऐसा देखते होंगे कि गांव देहात में भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी का मैरिज अगर हुआ है नया नया और वो ड्यूटी कहीं बाहर करते हो तो जा रहे होते हैं, तो सिंपल सी बात है वो भावुक तो हो ही जाते हैं। तो जब ये भावुक हो जाते हैं तो ये इमोशंस जब इनके अंदर आ जाता है, जब वो मतलब एक तरीके से उनकी पत्नी जब रोने धोने लगती है, ठीक है, तो उनको समझाने के लिए, है ना, तो ये वही कह रहे हैं कि लेखक का तो सेम कंडीशन है कि जब ये कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो इनकी वाइफ जो है रोने लगती है, तो उनको समझाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किए वही यहाँ पे दिया गया है। तो आते हैं, आइए जरा सा अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको समझते हैं। तो लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि सबसे प्यारी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो पोयम लिखा हुआ है वो बहुत पुराना पोयम है ना, लगभग 500 वर्ष के आसपास का पुराना ये पोयम होगा लगभग, है ना। तो उतना पुराना पोयम है। तो ये पोयम जो लिखा गया है ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारा वर्ड इसमें यूज किया गया है जो वो ओल्ड इंग्लिश का किया गया, यानी पहले के समय का इंग्लिश का जो चलता था उस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दी, तो दी का मतलब होता है तुम, दी का मतलब तुम होता है। और अभी आधुनिक में हम क्या देखते हैं कि यू का मतलब तुम होता है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, दी का मतलब
तुम होता था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फॉर वियरीनेस ऑफ दी। देखिए वियरीनेस, वियरीनेस मतलब होता है उबना। अगर आप ये लाइन बाय लाइन पोएम अच्छी तरीके से समझ गए तो इससे आपको बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव देखते के साथ बन जाएगा, हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव इसका करवाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव बेहतर रूप से बन जाएगा, क्वेश्चन आसान होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनल एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आता है 4 नंबर का, वो भी आपका देखते के साथ क्लियर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा, है ना। तो देखते हैं जरा सा इसको, जरा सा एक एक लाइन करके बेहतर रूप से समझिएगा तो आपका पूरा का पूरा सब क्लियर हो जाएगा। ये कहते हैं, ये समझा रहे हैं अपनी वाइफ को, कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। कहते हैं सबसे प्यारी प्रियतमा, सबसे प्यारी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, इसका हिंदी ऐसे ही निकलेगा, सबसे प्यारी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। ऐसा होता है नहीं, जनरली कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और वो कहते हैं कि अब हम उब गए हैं, अब हम नहीं रहेंगे, अब हमको रहना नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत सोचो कि हम यात्रा पर जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं कि हम तुमसे उब गए हैं, तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कि सबसे प्यारी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। नोर इन द होप, नोर जो यहां शब्द यूज किया गया, नोर का मतलब होता है ना ही, ना ही। कहते हैं नोर इन द होप, होप मतलब आशा, एकदम देखते जाएंगे जरा सा एक एक वर्ड करके। कहते हैं नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, SHOW शो लिखा हुआ है यहाँ, वो फोटो कारण वो अंदर चला गया है। कहते हैं नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। ये लाइन जो आप देख रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, जरा सा ध्यान देंगे, और इस लाइन से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, हम एक एक लाइन से जहां जहां से पूछता है मैं बता दे रहा हूं, समझेंगे जरा सा। ये कहते हैं नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। कहते हैं ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं, कहते ना ही मैं इस उम्मीद में या इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कि दुनिया में मुझे क्या है, पहले इस लाइन को समझेंगे। अब फीटर लव, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड ये लिखा हुआ है, फीटर वर्ड। तो अब फीटर, FITTER, फीटर, फीटर ये ओल्ड इंग्लिश है, अभी के समय में इसको बोलते हैं बेटर। बेटर को पहले फीटर बोला जाता था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फीटर पहले के समय में होता था, अब होता है बेटर। बेटर मतलब ज्यादा अच्छा, है ना, या ज्यादा। कहते हैं फीटर लव, फीटर लव मतलब ज्यादा प्यार, है ना। फॉर मी मतलब मेरे लिए, मतलब फिर से समझेंगे। कहते हैं नोर इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कि दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा या तुमसे बेहतर प्रेम कोई कर सकता है। कैन शो मतलब दिखा सकता है या कर सकता है ना। यानी कि कहना क्या चाहते हैं, कभी ये अपनी वाइफ को समझाना चाह रहे हैं कि सबसे प्यारी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, और कहते हैं ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि मुझे दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं वहां जा रहा हूं तो वहां पर मुझे तुमसे भी ज्यादा कोई प्रेम करने वाली है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ना। ये वही कहना चाहते हैं, नोर इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कि दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई प्रेम कर सकता है ना। ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं, इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूं कि तुमसे बेहतर कोई मुझे प्रेम कर सकता है। कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। कहते हैं लेकिन, सिंस मतलब निश्चित, कहते हैं बट सिंस, लेकिन ये निश्चित है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई, कहते हैं लेकिन ये चूंकि, निश्चित या चूंकि भी होता है इसका मतलब, ठीक है। कहते हैं लेकिन चूंकि क्या है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, कहते हैं चूंकि मुझे अवश्य ही, मस्ट मतलब होता है अवश्य,
ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाला एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का पूछ चुका है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 2 लाइन दे दिया है, इसको कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए, अर्थात इस लाइन से कभी कहना क्या चाह रहे वो बात बताइए। तो आप बेहतर रूप से अगर आप समझ जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ये कहते हैं मस्ट डाई एट लास्ट, कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट। कहते हैं लेकिन चूंकि क्या है कि मुझे अवश्य ही, मस्ट मतलब अवश्य ही, डाई मतलब मरना, चूंकि अभी के समय का जो डाई होता है वो होता है DIE, डाई मतलब मरना। पहले होता था DYE, डाई मतलब मरना। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, है ना। और टीज बेस्ड, ये बहुत बेहतरीन है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है टीज। टीज शॉर्टकट में है, इसको बोलते हैं हम इटीज। टीज का मतलब होता है इट इज बेस्ट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कहते हैं लेकिन चूंकि क्या है कि मुझे अवश्य ही मरना है अंत में। कहते हैं अवश्य ही मुझे अंत में क्या है, मरना है। टीज बेस्ट तो बेहतर यही होगा, इट इज बेस्ट मतलब बेहतर यही होगा, टू यूज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को, माई सेल्फ मतलब अपने आप को, यूज मतलब प्रयोग करूं, इंजेस्ट मतलब खुश रहने में, है ना। फिर से समझेंगे, इंजेस्ट का मतलब खुश रहने में। ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि चूंकि अंत में तो हमें मरना ही है, अंत में तो हमें मरना ही है, हर किसी को मरना है। जो भी इंसान है जो जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और जरूरी नहीं कि सब साथ ही मरेंगे। अब पति पत्नी है तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही दिन मरेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वही अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, अलग तो होना ही है ना। कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कि अंत में तो मुझे मरना ही है। तो बेहतर तो यही है ना कि मैं अपने आप को खुश रखने में प्रयोग करूं, कि क्यों हम गम में और रो करके जीवन जिए। नहीं, हम जो जितना भी जीवन है अंत में तो मरना ही है। जितना भी जीवन है हम खुश होकर के जिएंगे, आनंद होकर के जिएंगे, है ना। तो यही ये कहना चाह रहे हैं। दस बाय फैंड डेथ टू डाई, यानी इस बहाने, फैंड मतलब होता है बहाना, फैंड मतलब बहाना, डेथ मतलब मृत्यु, डाई मतलब मरना। अच्छा से समझेंगे, डाई मतलब मरना, डेथ मतलब मृत्यु। बहुत बेहतरीन इसका हिंदी निकल रहा है, देखिएगा। Thus by feigned death to die, मर इस ये जो मरने का जो ये बहाना है, यानी बहाने की मृत्यु से, मरने से तो ये बेहतर होगा कि मैं अपने आप को खुश रखने में प्रयोग करूं, है ना। ये क्या कर रहे हैं फिर समझें। कहते हैं चूंकि अंत में मुझे अवश्य ही मरना है, तो क्यों ना बेहतर यही होगा कि मैं अपने आप को खुश रखूं, है ना। इस बहाने की मौत से मरने से बढ़िया है। बहाने के मौत मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कब होगा ये पता किसी को नहीं है ना। तो कैसे मृत्यु होगी, किसकी मृत्यु कैसे होगी ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट में मर गया, या कोई ऐसे ही हार्ट अटैक से मर गया। तो कहते हैं इस बहाने की मौत से मरने से तो बढ़िया होगा कि जीवन जितना दिन है उतना दिन हम बहुत बेहतर से खुश होकर के जीवन जिए, है ना। तो ये वही कहना चाह रहे हैं, है ना। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। फास्ट में एकदम एक बार समझ लेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कि सबसे प्यारी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। नोर इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, है ना, कि दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई प्रेम कर सकता है, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं। कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि अंत में, है ना। कहते हैं बट सिंस, लेकिन चूंकि अंत में मुझे अवश्य ही मरना है, टीज बेस्ट तो बेहतर यही होगा कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को खुश रखने में प्रयोग करूं। इस बहाने की मौत से मरने से तो बेहतर होगा, है ना। ये चीज कह रहे हैं। इसके आगे देखिए, ये कहते हैं, ये जो जॉन डॉन है ये आगे कह रहे हैं, अपनी वाइफ को समझा रहे हैं, अपनी बिलवेड, अपनी पत्नी जो है, प्रेमिका जो, उसको समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यस्टर नाइट, देखिए कि कितना बेहतर इस रूप से लिखा हुआ है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। इससे ऑब्जेक्टिव इस लाइन से पूछा जाता है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कहते हैं कल रात, यस्टर नाइट मतलब हो गया कल रात। ये ओल्ड इंग्लिश में है। अभी के समय में यस्टरडे नाइट बोलते हैं, लेकिन उस समय क्या है, यस्टर नाइट।
द सन, आपको पता होगा अभी सन का स्पेलिंग होता है SUN सन, लेकिन पहले होता था SUNNE सन, सन मतलब सूर्य। ये कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कहते हैं कल रात सूर्य को भी जाना पड़ा। इतना बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि कल रात सूर्य को भी जाना पड़ा, कहां? अपनी यात्रा पर। नहीं देखते हैं सुबह जैसे ही होता है सूर्योदय हो जाता है, शाम जैसे ही होता है वो सूर्य डूब जाता है, डूब जाता है अर्थात सूर्यास्त हो जाता है, अर्थात बोलते हैं क्या, ऐसा लगता है जैसे कि वो भी अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है, और फिर सुबह आगे आ जाता है, फिर शाम को वो जो है उसी तरीके से उसका सूर्यास्त होता है, फिर इसी तरीके से वो चक्र चलता रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो भी अपनी यात्रा को पूरा कर रहा हो। तो ये अपनी वाइफ को समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल रात सूर्य को भी अपनी यात्रा पर जाना पड़ा, वो भी अपनी यात्रा पे चला गया था, ऐसा नहीं कि नहीं। एंड येट इज हियर टुडे, कहते हैं और आज, टुडे मतलब आज, आज जो है यहां है, कौन? सूर्य। अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि सूर्य को देखो, वो भी कल अपनी यात्रा पे गया था और आज वो हमारे सामने है। वैसे ही मैं भी यात्रा पे जो जा रहा हूं, जल्द से जल्द मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि कवि किसके लिए वापस आना चाहते हैं? तो अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए, है ना। यानी जो पत्नी है वही पहले प्रेमिका थी, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका के लिए जो है वापस आना चाहते हैं। आगे ये लाइन में कहते हैं ही हैथ, देखेंगे जरा सा, आश्चर्य भी होगा आपको इस पोयम को पढ़ के, क्योंकि आश्चर्य इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो कि शायद आप पहली बार देखे होंगे, जैसे सन का स्पेलिंग, है ना। यहाँ पर देखिए स्टर नाइट पढ़े हैं, इसका स्पेलिंग, पीछे दी पढ़े हैं वो, और यहाँ देखिए हैथ, HATH, हैथ लिखा हुआ है, ये भी ओल्ड इंग्लिश है, अब होता है हैज, पहले हैथ होता था, अब हैज होता है। तो यही वही लिखा हुआ है कि ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस। ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन आंसर है। देखिए ये मैं लाइन बाय लाइन सबको ये बता दे रहा हूं, किस लाइन से ऑब्जेक्टिव पूछता है, किस लाइन से क्वेश्चन आंसर है, किस लाइन से एक्सप्लेनेशन है, वो सब मैं बता रहा हूं। आप गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक पलट के आप देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक से बेहतर है, उससे आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ये लिखा हुआ है ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, कहते हैं उसके पास, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए किसके पास? सूर्य के पास। ये कह रहे हैं लेखक, ये कवि जो है जॉन डोन, ये कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि ही हैथ नो डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा, सेंस मतलब होता है दिमाग, है ना, और नोर का मतलब नाही, वो मैं भी बता चुका हूं। ये कहते हैं ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही दिमाग। किसके पास ना तो इच्छा है ना ही दिमाग? तो सूर्य के पास। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द सन नॉट हैव, क्वेश्चन आंसर है ये बुक में, व्हाट डज द सन नॉट हैव, सूर्य के पास क्या नहीं है? तो द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड सेंस, यानी सूर्य के पास इच्छा और दिमाग नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन आंसर। अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझेंगे जरा सा। लिखा हुआ ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही दिमाग है। किसके पास? सूर्य के पास। कहते हैं सूर्य के पास कोई दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं और कोई इच्छा नहीं, मतलब 1 मिनट वेट कीजिए, समझ जाएंगे एक लाइन और पढ़ने के बाद। कहते हैं नोर, नोर का मतलब नाही, है ना। हाफ, अभी देखिए हाफ का स्पेलिंग क्या होता है? HALF होता है हाफ। अब पहले क्या होता है? HALFFE होता था हाफ। हाफ मतलब आधा, है ना। हाफ सो शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, और सो मतलब ज्यादा, है ना, ज्यादा छोटा। अवे, वे मतलब रास्ता। उम्मीद है समझ रहे होंगे। कहते हैं नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, कहते हैं ना ही उसके पास आधा या बहुत ही छोटा रास्ता है। किसके पास? सूर्य के पास। मतलब कहते हैं सूर्य शाम में उसका सूर्यास्त हो जाता है, जैसे सूर्यास्त हुआ तो उसमें हम ऐसा लगता है जैसे वो अपनी यात्रा पे चला गया हो। तो कहते हैं उसको वापस आने का जो है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास ना कोई इच्छा नहीं है वापस आने का, ना ही उसके पास दिमाग, मतलब उसको ऐसा कभी नहीं चाहता है सूर्य कि कोई शॉर्टकट रास्ता निकल ले, कल 2 बजे रातिये को उग जाए,
अब बाहर आ जाए, सूर्योदय 2 ही बजे हो जाए, 3 ही बजे हो जाए, नहीं, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो यात्रा अपना पूरा कर रहा है उसी स्पीड में वो पूरा कर रहा है। उसके पास कोई भी इच्छा, कोई भी दिमाग, कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास दिमाग भी है, इच्छा भी है और छोटा रास्ता भी है। यही समझाना चाह रहे हैं कि ये अपनी पत्नी को कि देखो, सूर्य के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, इच्छा नहीं है, ना ही छोटा रास्ता है, लेकिन मेरे पास इच्छा है। इच्छा क्यों है? इच्छा किस लिए है? तो तुम्हारे लिए इच्छा है कि तुम्हारे लिए मैं वापस आना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द वापस आना चाहता हूँ। छोटा रास्ता भी है मनुष्य के पास। कैसे? अब व्यक्ति पैदल जाएगा कोई 10 किलोमीटर तो बहुत टाइम लगेगा, गाड़ी से जाएगा कम समय लगेगा, प्लेन से जाएगा और कम लगेगा, हेलीकॉप्टर से, है ना। एक एग्जाम्पल, मतलब डिस्टेंस जो भी हो उसको कवर करने के लिए इंसान के पास जो है छोटा छोटा रास्ता है, अर्थात अलग से एक उपाय है ना। आप घर भी अपने जाते होंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट रास्ता है, ये वो होता है जो कि आप लॉन्ग जाने की जगह शॉर्टकट में भी आप पहुंच सकते होगे। लेकिन सूर्य के पास ऐसा है क्या कि ऐसे रोटेशन कर रहा है और पता चला रोटेशन करते करते इधर से इधर शॉर्टकटे चलाया, इधर ही आ गया, तुरंत उग गया? ऐसा है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वही पत्नी को अपना ये समझाना चाह रहे हैं कि ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास ना तो इच्छा है ना ही दिमाग है, नोर हाफ सो छोटा वे, ना ही कोई आधा या छोटा रास्ता है। देन फियर नोट मी, यहां से देखेंगे जरा सा इस लाइन को, कहते हैं देन फियर नोट मी। फियर मतलब होता है भयभीत होना, फियर का मतलब भयभीत होना होता है। कहते हैं देन फियर नोट मी, कहते हैं मेरे लिए तुम भयभीत मत हो। अच्छा समझेंगे, देन फियर नोट मी, कहते हैं मेरे बारे में तुम भयभीत मत हो, मतलब मेरे बारे में मत सोचो ऐसा कि हम कहीं गए और हमको कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहते देन फियर नोट मी, मेरे बारे में तुम जो है भयभीत मत हो, डरो मत। बट बिलीव, बल्कि तुम विश्वास करो। देखिए ये भी ओल्ड इंग्लिश का बिलीव है, अभी के समय में ऐसे बिलीव नहीं होता है ना। वो होता है इस प्रकार से होता है बिलीव, मतलब विश्वास करना। अब पहले ऐसे लिखा था, कहते हैं बट बिलीव दैट आई शैल मेक टू स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। बहुत बेहतरीन लाइन है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। कहते हैं देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में तुम भयभीत मत हो, बट बिलीव, बल्कि तुम विश्वास करो मेरे ऊपर, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नीज, कि मैं अपनी यात्रा को, जर्नी मतलब यात्रा, मैं अपनी यात्रा को स्पीड कर दूंगा, स्पीड नहीं स्पीडियर कर दूंगा, मतलब ज्यादा तेज कर दूंगा। यानी कि जिस यात्रा को पूरा करने में अगर 2 दिन लग रहा है तो उसको मैं 1 दिन कर दूंगा, है ना। तो ये कह रहे हैं वही कि तुम मेरे बारे में भयभीत मत हो, ऐसा मत सोचो कि हम जाएंगे यात्रा पर तो हमको कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट बिलीव, बल्कि तुम विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मैं अपनी यात्रा को ज्यादा तेज कर दूंगा, ज्यादा स्पीड कर दूंगा, यानी कम से कम समय में पूरा कर लूंगा। सेंस कैसे पूरा कर लेंगे ये भी बता रहे अपनी पत्नी को, ऐसा नहीं कैसी हवा में बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कैसे पूरा कर लेंगे। तो आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस, चूंकि आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कहते हैं चूंकि मेरे पास जो है ज्यादा विंग्स हैं। विंग का मतलब ऐसे तो पंख होता है, लेकिन यहाँ पर पंख नहीं होगा, यहाँ पर विंग का मतलब उपाय होगा। कहते हैं मेरे पास ज्यादा विंग्स से उपाय है, एंड स्पर्स, ये स्पर्श जो स्पेलिंग लिखा हुआ है शायद आपको अच्छा से दिख रहा होगा, SP, यहां देखेंगे SPURRES। स्पर्श का मतलब होता है शॉर्ट वे, शॉर्ट वे मतलब छोटा रास्ता। कहते हैं कैसे ये जल्दी कर लेंगे अपना यात्रा पूरा, कहते हैं चूंकि मेरे पास जो है वो ज्यादा उपाय है और छोटा रास्ता है। किससे ज्यादा है छोटा रास्ता, किससे ज्यादा उपाय है ज्यादा, तो देन ही, उससे मतलब किससे, सूर्य से। यहां देखिए सूर्य से जो है वो ज्यादा उपाय है और ज्यादा छोटा रास्ता है, ये वही कहना चाह रहे हैं, है ना। तो बहुत बेहतरीन रूप से उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, है ना। ये अपनी वाइफ को समझा रहे हैं और समझाते हुए आगे देखिए ये कहते हैं, देखिए चूंकि ये भी एक इंसान है ना, ये कवि जो है ये भी एक इंसान है,
और अपनी वाइफ को समझाते समझाते जो है ये भी जो है इमोशनल हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं, और भावुक होकर के ये लाइन कहते हैं, जरा ध्यान देंगे। कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कितना बेहतरीन लाइन है। कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कहते हैं मनुष्य की जो ताकत है, मैन्स पावर मतलब मनुष्य की जो ताकत है ना। कहते हैं ओ हाउ फीबल, फीबल मतलब होता है कमजोर, फीबल का मतलब कमजोर होता है। कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कहते हैं मनुष्य की जो ताकत है वो कितनी, हाउ मतलब कितनी, कितनी कमजोर है, यानी कितनी छिन्न है। बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनदर आवर। ये तीनों लाइन जो है ऐसे दे देता है एक्सप्लेनेशन में, और ये पूछा हुआ लाइन है फाइनल एग्जाम में। ये फाइनल एग्जाम में एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है, तीनों लाइन दे दिया, बोला इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो बेहतर रूप से जरा समझेंगे। ये कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कि मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर है, कितनी छिन्न है। सोचिए इस धरती पर सबसे ताकतवर अगर किसी जीव को माना गया तो वो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो है वो हाथी जैसे विशाल जानवर को भी पालता है और शेर जैसे खतरनाक जानवर को भी पिंजरे में बंद करके रख लेता है, और इतना ताकतवर है कि वो इस दुनिया को तबाह कर सकता है ना, इतनी ताकतवर है। फिर भी ये कवि कहते हैं कि जो है कि मनुष्य की ताकत बहुत कम है, बहुत कमजोर है। क्यों? इनके सेंस क्या है कहने का? तो इनके कहने का अर्थ ये है, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य कितना ताकतवर है, चाह के भी जो समय बीत गया है उसको फिर से वापस नहीं ला सकता। ये बहुत अच्छी लाइन है। अब हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं ये टाइम फिर से लौट के आएगा क्या? एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकेंड जो हमारा जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा, है ना, कभी नहीं आएगा ये लौट करके वापस। ठीक है। एक एनडीए जो होता है ना, एनडीए जब निकालने के बाद जब ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो वहां पर उस वो जो ट्रेनिंग जहाँ होता है उस ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जगह पे एक पोएम लिखा हुआ है, इफ नाम का एक पोएम है, जो कि 2018 से पहले 50 नंबर का इंग्लिश में चलता था 12 में। बहुत बेहतरीन है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा हुआ। तो उसमें वो बताया गया कि प्रत्येक सेकंड क्या होता है, प्रत्येक सेकंड का वैल्यू क्या होता है। वो कभी कहते हैं कि एक एक सेकंड का वैल्यू दीजिए। ये समय जो जो चल रहा है वो समय लौट करके वापस नहीं आएगा, वो वापस लौट करके नहीं आ सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कि मनुष्य की ताकत कितनी छिन्न है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि कोई कभी अच्छा भाग्य, फॉर्चून मतलब भाग्य, भाग्य हमारा चल रहा हो कभी अच्छा, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उसमें हम कैन नॉट एड, उसमें हम एड नहीं कर सकते हैं। अनदर आवर मतलब दूसरा घंटा, यानी एक घंटा और उसमें हम एड नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा समय आ जाता है खुशी का जो कि बहुत आनंद लगता है, बस इसने समय चलते रहना, एक आध घंटा और है ना, एक आध घंटा और। जैसे आप सब कभी अगर बर्थडे वगैरह अगर कभी मना रहे हो, केक काटे, उसके बाद डांस हो रहा है, पता चला एक घंटा और रहे ऐसा समय, एक घंटा और ऐसा समय रहे, है ना। तो जब अच्छा समय चल रहा होता है तो हम चाहते हैं कि एक घंटा और ऐसा रह जाए, लेकिन ऐसा वो संभव नहीं है ना। और कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में समय आता है, लगता है हे प्रभु कैसे एक एक मिनट बीत रहा है, जल्दी से निकल जाए, एक एक मिनट एक एक घंटा का जैसा लगता है ना। तो वैसा भी समय आता है जीवन में। तो ये वही कह रहे हैं कि मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है कि अच्छा समय चल रहा हो तो उसमें एक घंटा और ऐड कर ले, चाहे खराब समय चल रहा हो तो उससे एक सेकंड में निकाल ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की ताकत बहुत ही कम है, बहुत ही छिन्न है ना। ध्यान देंगे जरा सा, तो कहते हैं कैन नॉट एड अनदर आवर, कि उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं दूसरा कोई और घंटा, है ना। नोर अ लोस्ट आवर रिकॉल, देखिए कितना बेहतर लाइन है। कहते हैं ना ही लोस्ट आवर, यानी लोस्ट मतलब खोया हुआ, जो हम खो दिए घंटा, यानी जो समय हम खो दिए उसको रिकॉल नहीं कर सकते। रिकॉल मतलब वापस लाना, जो समय हम खो चुके हैं उसको हम वापस नहीं ला सकते, है ना। इसलिए कभी कहते हैं कि मनुष्य की ताकत कितनी कम है, कितनी छिन्न है ना।
आगे देखिए ये वाइफ को समझाते हैं और कहते हैं कि बट कम बैड चांस, कहते हैं लेकिन मौका जो है, चांस मतलब मौका, कहते हैं मौका जो है वो सही नहीं है, बैड है, बुरा है। कभी कभी बोलते हैं नहीं, अब इस समय हमारा खराब चल रहा है, अब इस समय हमारा अच्छा ना है, हमारा भी समय आएगा, है ना। तो बस वैसे ही अपनी वाइफ को समझा रहे, कहते हैं बट कम बैड चांस, लेकिन मौका अभी सही नहीं है, एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ, कहते हैं और वी का प्रयोग किया गया, मतलब ये कह रहे हैं कवि कि हम दोनों को मतलब कवि और उनकी पत्नी को, कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ, कहते हैं और हमें जो है इससे जुड़ना है, ज्वाइन मतलब जुड़ना है, आर स्ट्रेंथ मतलब अपने पूरे ताकत के साथ, कहते हैं हमको हार नहीं मानना है समय से, है ना। देखिए समय से हार नहीं मानना है, उसका डटकर सामना करना चाहिए, है ना। तो वही अपनी पत्नी को ये सिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी मौका सही नहीं है, समय हमारा सही नहीं है, भाग्य हमारा सही नहीं है, एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं किससे हमको पीछा छुड़ाना है, नहीं, बल्कि हम दोनों को एकदम पूरे ताकत के साथ इस समय के साथ जुड़ना है। अच्छा, खराब समय कहा जाता है कि जब किसी के जीवन में खराब समय आता है ना, तो उस खराब समय खराब तो रहता है, लेकिन जब वो खराब समय निकल जाता है उसके जीवन से, तब वो रियलाइज करता है कि वो खराब समय भी हमको कुछ सिखा के गया है ना, कुछ ना कुछ हमें सिखा के गया है। तो बस वही ये कह रहे हैं कि एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम दोनों को हमें जो है वो सिखा देगा आर्ट एंड लेंथ, जो भी इसकी कला है, जो भी चीजें हैं ये हमें सिखा देगा। यानी ये बुरा समय से अगर हम डट के चलेंगे तो ये हमें बेहतर रूप से सिखा देगा, है ना, और हमें क्या बना देगा, तो देखिएगा इट सेल्स आर अस टू एडवांस, और ये हमें जो है वो और ज्यादा एडवांस बना देगा। जैसे मिट्टी का घड़ा जब पकाया जाता है तो पकने के समय में उसको बड़ा कष्ट होता है कि जल रहा है, लेकिन जलने के बाद वो और ठोस हो जाता है ना। तो वैसा ही है, जब इंसान के समय में बुरा समय आता है, जब इंसान के जीवन में बुरा समय आता है, और जब वो बुरा समय जाता है तो वो व्यक्ति और परिपक्व हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है ना। ये चीजें हैं, तो वही अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। इसके आगे देखिएगा तो ये कहते हैं, ये आगे देखिए कहते हैं, और ये जो लाइन, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं एकदम मोस्ट वीवीआई है एक्सप्लेनेशन के लिए। इसमें से कोई ऐसा लाइन नहीं है जिससे कि एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है ना। जिससे पूछ रहा है मैं उसी को सिर्फ बता रहा हूं, है ना। ये पूछा हुआ सब है एक्सप्लेनेशन में, जरा ध्यान से समझेंगे। कहते हैं कि व्हेन दो साइड्स नॉट वाइंडी, कहते हैं जब तुम, दो का मतलब तुम, दी का मतलब भी तुम होता है, दो का मतलब भी तुम होता है। कहते हैं व्हेन दो साइड्स साई मतलब होता है कराहना या कपसना। देखते होंगे कोई छोटा बच्चा है, उसको जब बहुत ज्यादा पिटाई लग जाता है, तो पिटाई लगने के बाद पहले तो खूब रोता है, रोने के बाद जब चुप होता है फिर भी वो सिसकता है ना। तो वो जो सिसकना है, वो जो कराहना है, उसी को कहते हैं साय। ऐसे सिसकना का शौब होता है वो अलग चीज है, लेकिन कराहना यहाँ पे उच्चारण होगा, ठीक है। कहते हैं वेन दो, अपनी वाइफ को समझा रहे हैं, जॉन डॉन अपनी वाइफ को समझा रहे, कहते हैं कि वेन दो साइड्स नोट वाइंडी, कहते हैं जब तुम ऐसे कराहती हो, जब तुम ऐसे कराहती हो, दो साइड्स नोट वाइंडी, जो कि तुम्हें ऐसे कराहना नहीं चाहिए, जो कि तुम्हें ऐसे कराना नहीं चाहिए, बट साइड्स माई सॉल अवे, और कहते हैं तुम्हारा जो ये जो कराना है ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा, सॉल का मतलब होता है आत्मा, ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को ये मुझसे दूर ले जा रही है। अवे मतलब होता है दूर ले जाना। एक बार फिर समझेंगे, ये एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है 4 नंबर का फाइनल एग्जाम में। कहते हैं वेन दो साइड्स नॉट वाइंडी, की जब तुम ऐसे कराती हो जो कि तुम्हें ऐसे कराना नहीं चाहिए, है ना, बट साइड्स माई सॉल अवे, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जो आत्मा है वो मुझसे दूर जा रही है। क्वेश्चन आता है इसमें, समझेंगे जरा सा, कि कवि की आत्मा दूर क्यों जा रही है उनसे, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कराह रही है ना। तो ये कहते हैं कि जब तुम ऐसे कराहती हो तो ऐसा मानो, ऐसा लगता है जैसे मेरी जो आत्मा है वो मुझसे दूर जा रही है, मतलब हम रह ही नहीं पाते हैं,
है ना। तो कहते हैं मेरी जो आत्मा है मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे दूर जा रही है। कहते हैं वेन दो बी पेस्ट काइंडली काइंड, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं और जब तुम, वीप मतलब रोना, कहते हैं जब तुम अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड मतलब होता है फूट फूट करके। कहते हैं और जब तुम फूट फूट करके रोती हो, अनकाइंडली का मतलब बेकार तरीके से, यानी बेकार तरीके से कैसे रोता है, यानी फुट फुट करके। कहते हैं वेन दो वी पेस्ट अनकाइंडली काइंड, यानी जब तुम ऐसे फुट फुट करके रोती हो, माई लाइफ ब्लड डोथ डिकाय। बेहतर रूप से समझेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा है और बच्चा इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं, और उम्मीद है आप में को भी कंफ्यूज होंगे अगर ध्यान से यहाँ नहीं देखेंगे तो। समझेंगे, एक क्वेश्चन पूछा है कि कवि का जो ब्लड जो है वो डिकाय होने लगता है, क्यों? क्योंकि वो वीप कर रही है, यानी रो रही है ना, इसलिए। और आत्मा उनकी उनसे क्यों दूर जा रही है? जब वो करा रही है, इसलिए। तो समझेंगे एक बार फिर से। कहते हैं वेन दो बी पेस्ट काइंडली काइंड, कहते हैं जब तुम ऐसे फुट फुट करके रोती हो, माई लाइफ मेरे जीवन का जो रक्त संचार है, ब्लड यानी खून है ना, यानी रक्त। कहते हैं मेरे जीवन का जो रक्त संचार है, ऐसा लगता है जैसे वो डिकाय हो रहा है। डिकाय हो रहा है मतलब क्षय हो रहा है ना, क्षय होना होता है डिकाय का मतलब। कहते हैं ऐसा लगता है जैसे मेरे खून, मेरे जीवन का जो रक्त संचार है वो क्षय हो रहा है, यानी घट रहा है, जल रहा है, खत्म हो रहा है ना। इट कैन नॉट बी, कहते ऐसा हो नहीं सकता, अर्थात ऐसा होना नहीं चाहिए। ये अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि जब तुम ऐसे कराती हो, यहां समझिएगा जरा सा एक बार फिर से, यहां से यहां तक। कहते हैं जब तुम ऐसे कराती हो, है ना, जो कि तुम्हें ऐसे कराना नहीं चाहिए, तुम्हारे कराने से ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। और जब तुम ऐसे फुट फुट करके रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का जो रक्त संचार है वो क्षय हो रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। कहते हैं दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट, ये भी पूछा हुआ है फाइनल एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा जरा सा। कहते हैं दैट दो लवेस्ट मी, और बेहतरीन लाइन है, दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट। दो का मतलब तुम, एज का मतलब जैसा की, जैसा की, से मतलब कहना, है ना। अब देखिए हिंदी जब भी होगा तो ये शुरू से नहीं होगा, ये इस लाइन का हिंदी यहां से होगा। ये कहते हैं जैसा कि तुम कहती हो, ये लेखक ने अपनी पत्नी को, कि जैसा कि तुम कहती हो तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो। हमारा ध्यान से देखेंगे, कहते हैं जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, तो कहते हैं तो फिर मेरा जीवन जो है तुम बर्बाद क्यों करती हो। एक क्वेश्चन आता है कि जो कवि की जो प्रेमिका है, यानी जो पत्नी है, वो लेखक का जीवन कैसे बर्बाद करती है, इस क्वेश्चन आंसर है, कैसे बर्बाद करती है। तो वो जीवन जो है कैसे बर्बाद कर रही है, तो रो करके, है ना, रो करके जो है ये जो है इनका जीवन को बर्बाद कर रही है। तो ये कहते हैं कवि कि जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो, कहते हैं जब तुम ऐसा कहती हो कि तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो, तो मेरा जीवन को तुम बर्बाद क्यों करती हो, है ना, कैसे, तो रो करके, करा करके तुम मेरा जीवन को क्यों बर्बाद करती हो। तुम्हें रोना कराना नहीं चाहिए, है ना, ये समझा रहे हैं। ये कहते हैं दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो मेरे लिए बेहतर क्या होगा, मेरे लिए बेहतर ये होगा, समझिएगा। तो उससे इस पीछे लाइन में हम लोग क्या देखे हैं, ध्यान से देखें क्या हम बोले हैं उसमें। वो कह रहे हैं कि जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हो, तो तुम्हें जो है ये मेरा जीवन जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये रो करके, करा करके जो मेरा जीवन नहीं बर्बाद करना चाहिए, है ना, ये समझा रहे हैं। और ये जो लाइन देख रहे हो इससे भी एक्सप्लेनेशन पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से नहीं पूछा है, आगे का लाइन, ये लास्ट वाला लाइन पूछा है ना, ये लास्ट का लाइन वाला पूछ चुका है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, जरा ध्यान देंगे। कहते हैं लेट नॉट दाई डाइवाइनिंग हर्ट, कहते हैं दाई का मतलब हो गया अपना, दी मतलब तुम, और दाई मतलब होता है अपना। दाई डाइवाइनिंग हर्ट, कहते हैं लेट नॉट दाई डाइवाइनिंग हर्ट, मतलब अपना हृदय को मत दुखाओ। मतलब ये कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि अपने हृदय को, अपना हृदय को तुम मत दुखाओ,
है ना। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई भी बुरा चीज सोच करके। कहते मेरे बारे में कोई भी बुरा चीज सोच करके जो है अपना हृदय को तुम मत दुखाओ, है ना। कहते हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ध्यान दीजिएगा, डेस्टिनी मतलब हो गया भाग्य। कहते हैं जो भाग्य है ना वो अपना, दाय मतलब अपना, अभी भी मैं बताया हूं। कहते भाग्य जो है वो अपना खेल खेल रही है। ये किसको बोल रहे हैं? ये अपनी पत्नी को कह रहे हैं। कहते जो भाग्य है ना वो अपना खेल खेल रही है ना। एंड बोलते हैं ना कि अभी हमारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, वही बात लिखा हुआ कि भाग्य जो है वो अपना खेल खेल रही है। एंड मे दाई फियर इज फुलफिल, और अपना भय जो है वो भर रही है, लेकिन हमें उस भय से डरना नहीं है। कहते हैं भाग्य जो अपना खेल खेल रही है और हमारे अंदर भय भर रही है, लेकिन हमें उस भय से डरना नहीं है। बट थिंक, बल्कि हमको ये सोचना है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन है ये, लास्ट पैराग्राफ है ये, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहते हैं बट थिंक दैट वी, बल्कि हमको ये सोचना है दैट की, अच्छा समझेंगे, ये फिगर लगा हुआ है इसी लाइन से रिलेटेड है, आपको बेहतर समझ में आए इसलिए मैंने ये फोटो लगाया है, देखिएगा। कहते हैं बट थिंक दैट वी, बल्कि ये हमें सोचना है कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम दोनों जो हैं वो सोए हुए हैं। कहते हैं बल्कि हमें डरना नहीं है, बल्कि हमको ये सोचना है कि हम जो है वो सोए हुए हैं। बट टर्न असाइड, अच्छा टर्न करके यानी मुड़ करके, है ना, कैसे, इस तरीके से। यानी ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम कहीं गए ही नहीं है। जैसे मान के रखिए ये उनकी पत्नी है और ये कवि है, तो कह रहे अपनी पत्नी को आप सिर को उधर का साइड करके सोइए और ऐसा सोचिए कि हम कहीं नहीं गए, जस्ट सिर को, हम भी यहीं सोए हुए हैं, बस करवट बदल के सोए हुए हैं, ऐसा आप महसूस कीजिए, है ना। अपनी पत्नी को कह रहे हैं ऐसा सोचो ही मत कि कहीं हम गए हो, है ना। जब ऐसा आप सोचोगे कि कहीं हम गए ही नहीं है तो आपको हमेशा जो है आप अपने पास ही हमें पाओगे। तो ये वही कह रहे हैं कि आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, कहते हैं आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बल्कि हमको ये सोचना है कि हम सोए हुए हैं, वो भी कैसे, तो करवट बदल करके, है ना। अंतिम में देखिए क्या कहते हैं, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कहते हैं और जो भी एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दे हु वन अनदर कीप, यानी जो भी एक दूसरे के, वन अनदर मतलब एक दूसरे के, कीप मतलब हो गया हृदय में रहना, यहाँ पर कीप मतलब रखना नहीं होगा, यहाँ पर कीप मतलब होगा हृदय में रहना। कहते हैं जो भी एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, अलाइव हमेशा जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, उसको कभी भी अलग, पार्टेड मतलब अलग करना, उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन लाइनें सुनेंगे। कहते हैं जो भी एक दूसरे के हृदय में रहते हैं हमेशा जीवित रहते हैं, उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लाइन अंतिम लाइन में लिखे हैं कि जो भी व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करते हैं, अगर वो एक दूसरे के हृदय में है तो उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार से ये पोयम बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये पोयम आपको समझ में आया होगा बेहतर रूप से। अब इसका जरा हम साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। लेखक के बारे भी हम लोग पढ़े थे, एक बार जरा सा सिर्फ थोड़ा सा ये देख लेंगे इनके बारे जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। देखिए जन्म इनका देख लीजिए 1572, मृत्यु 1631, इनमें कुछ कुछ बातें हैं जो आप मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख लीजिएगा एक बार जरा सा इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जब मैंने पढ़ा दिया पूरा चैप्टर तो उम्मीद है आप क्वेश्चन देखते के साथ आपसे बन जाना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव, है ना। बिल्कुल सही है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, है ना, यानी इसी से रहेगा। ध्यान देंगे जरा सा, ये फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए है, ये जरा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय डैश, यानी ये किसके द्वारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये लिखा गया है किसके द्वारा, आपको पता है किसके द्वारा, जॉन डोन के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डोन, यानी आंसर सी। आगे बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, जॉन डोन वाज बोर्न इन डैश, इनका जन्म कब हुआ था,
अभी अभी जस्ट आप देखे हैं 1572 में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फास्ट में जरा देखेंगे, जॉन डॉन डाइड इन डैश, जॉन डॉन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1631 में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखेंगे जरा सा क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डॉन वाज अ डैश राइटर, जॉन डॉन जो थे एक डैश राइटर थे, कैसा राइटर थे ये, कहाँ के थे ये? तो ब्रिटिश, यानी इंग्लैंड के थे ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ डैश पोएम, जॉन डॉन जो है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये कहते हैं, जरा सा समझ लेंगे, ये कहते हैं कि जॉन डॉन वाज द पायनियर, पायनियर मतलब होता है आगे, कहते हैं जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ डैश पोएम, यानी जॉन डॉन जो थे वो किस प्रकार की कविता लिखने में आगे थे, यानी किस प्रकार की कविता वो लिखते थे। तो ये किस प्रकार की कविता लिखने में आगे थे? तो मेटाफिजिकल, ये मैंने बताया था, मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक जो कविता होती है ना, आध्यात्म से संबंधित, ठीक है। तो ये 5वां नंबर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो लिखा हुआ है, होम द पोएट लव सो मच दैट ही वांट्स टू कम बैक सून, लिखा हुआ है। तो ये बताएंगे जरा सा, होम मतलब किसे, द पोएट लव यानी कवि किसे सबसे ज्यादा, सो मच मतलब बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, दैट ही वांट्स टू कम बैक सून, जिसके लिए वह वापस आना चाहते हैं, यानी जल्द से जल्द, सून मतलब जल्द, जल्द से जल्द वो वापस आना चाहते हैं, किसके लिए? हिज सन, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, और इस पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए, किसके लिए वो आना चाहते हैं? तो हिज बिलवेड, यानी अपनी प्रेमिका के लिए वो आना चाहते हैं, यानी आंसर सी हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ, द सन डज नॉट हैव, सूर्य के पास नहीं है, ये मैंने पोएम में बताया है, सूर्य के पास क्या नहीं है? द डिजायर एंड सेंस, यानी इच्छा नहीं है और दिमाग नहीं है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द बिलवेड बेस्ट स्पीकर्स लाइफ बाय डैश, कहते हैं जो प्रेमिका है वो लेखक, यानी जो वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला मतलब कवि, कवि का जीवन बर्बाद करती है, अच्छा समझेंगे, प्रेमिका कवि का जीवन बर्बाद करती है, बाय डैश, क्या करके? डांसिंग एंड लाफिंग, नाच करके, हंस करके, सिंगिंग एंड क्राइंग, करा करके, रो करके, मजाक उड़ा करके, बैठ करके, एक्टिंग करके, क्या चीज करके? तो हो जाएगा क्या चीज? सिंगिंग एंड क्राइंग, यानी कि करा करके और रो करके जो उनका जीवन बर्बाद करती हैं। अगला देखेंगे, जॉन डॉन वाज डैश बाय द रिलीजन, जॉन डॉन जो है धर्म से क्या थे, यानी धर्म इनका क्या था? तो इनका कैसा धर्म था? रोमन कैथोलिक, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म जो है रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट मुख्य रूप से होते हैं, है ना। तो इनका जन्म जो हुआ था वो किस में हुआ था? रोमन कैथोलिक में, और उसमें इंग्लैंड क्या था? तो एंटी कैथोलिक था, ठीक है, यानी एंटी रोमन कैथोलिक था। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, वही क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के दौरान, इंग्लैंड वाज डैश, यानी 15वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड जो था वो क्या था? हुआ एंटी ऑर्थोडॉक्सी, एंटी प्रोटेस्टेंट्स, एंटी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्सी, क्या थे? तो एंटी कैथोलिक थे, है ना। ये चीज आप लेखक के बारे में पढ़ोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगर नहीं पढ़े तो जरूर से वीडियो देख लीजिएगा। जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव, यानी जॉन डॉन को फोर्स मतलब जबरन, टू लीव यानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, है ना। डैश यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी? वो विदाउट डिग्री, वो भी बिना किसी डिग्री के, यानी जॉन डॉन को बिना डिग्री के कौन से यूनिवर्सिटी से जो है बलपूर्वक निकाल दिया गया था। कौन सा यूनिवर्सिटी था वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत अच्छा, उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर पता चल गया होगा मेरे बोलने से पहले। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज डैश, कहते जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बलपूर्वक निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई, उसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ हिज डैश, उसका कारण क्या था? बैड मैनर्स, उसका बैड मैनर्स था, या रिलीजन था, या अनडिसिप्लिन, या क्राइम। तो उसका जो कारण था वो था रिलीजन, यानी धर्म, क्योंकि ये जिस धर्म में इनका जन्म हुआ था उस धर्म के लोगों का उस समय कोई वैल्यू नहीं देते थे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन डॉन स्टडीड डैश, जॉन डॉन अध्ययन किए थे किस चीज का? तो लॉ का अध्ययन किए थे,
थियोलॉजी का अध्ययन किए थे। थियोलॉजी मतलब आप पढ़े होंगे धर्मशास्त्र है, लॉ मतलब कानून, ये कानून और धर्मशास्त्र का पढ़ाई किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लॉ एंड थियोलॉजी, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो इन 1615 यानी 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ डैश डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च, यानी 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ डैश कितने वर्ष की उम्र में जॉन डॉन जो है वो ऑर्डिनेशन को स्वीकार किए थे एंग्लियन चर्च में। एंग्लियन चर्च में जो है ऑर्डिनेशन स्वीकार कर लिए थे। ऑर्डिनेशन क्या होता है वो आप देख लीजिएगा, है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जो है ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिए थे, वो था एज इनका 42 वर्ष की उम्र में, है ना। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि डैश बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, कौन अपने समय के महान उपदेशकों में से एक थे या एक बन गए। कौन अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गए थे, तो वो कौन थे, जॉन डॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 डैश पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशन। नेवल एक्सपीडिशन मतलब हो गया नौसेना अभियान, है ना। कहते हैं कौन थे जो कि 2 नौसेना अभियान में भाग लिए एंड बिकेम सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी बन गए। वो कौन थे, तो वो थे जॉन डॉन, है ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज सेंट टू प्रिजन, किनको जो है प्रिजन मतलब जेल भेज दिया गया था फॉर सीक्रेटली मैरिंग, चोरी छुपे विवाह करने के कारण। जरा सा देखेंगे, कहते हैं किनको जो है चोरी छुपे विवाह करने के कारण जेल भेज दिया गया था। इस पैटर्न्स नाइस, यानी अपने ही पैटर्न्स के भतीजे के साथ विवाह कर लिए थे। किनको, अपने पैटर्न्स के भतीजे के साथ विवाह करने, छुपे छाप विवाह करने के लिए जेल भेज दिया गया था। कौन थे वो व्यक्ति, तो वो थे जॉन डॉन, है ना। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर डैश। जॉन डॉन जो है वो जाने जाते हैं, किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, सैटरीज के लिए, इल्जीज एंड sermons के लिए, ऑल ट्रू। तो अगर आप लेखक के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ऑल ट्रू, ये सभी चीजों के लिए ये जाने जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ डैश। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो ये कविता है, वो ये जो कविता है वो किस प्रकार की कविता है, रोमांस की है, सेपरेशन की है, वॉर की है, ट्रेजेडी है। जैसा कि मैंने बता चुका हूं पहले ही पोएम स्टार्ट होते समय कि ये सेपरेशन वाली कविता यानी अलग होने वाली कविता, ये अलग हो रहे हैं अपनी पत्नी से, उसी के ऊपर ये लिखा हुआ है ना। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 20 अगर देखेंगे, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखेंगे तो लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑफ डैश स्टेंजा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता आप देख रहे हैं वो कितने स्टेंजा का है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पोएम हम अभी पढ़े हैं वो टोटल 40 लाइन की कविता थी। ठीक है, ध्यान देंगे जरा सा। ये जो हम पढ़े हैं अभी क्वेश्चन, हम 1 मिनट, ये जो हम पढ़े हैं क्वेश्चन सॉरी ये जो पोएम हम पढ़े हैं वो टोटल 40 लाइन की कविता है। जरा सा ध्यान देंगे, टोटल 40 लाइन की कविता है और एक स्टेंजा में आप देखेंगे किताब में तो 8 लाइन दिया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कितना स्टेंजा का है ये, 5, है ना, 5 स्टेंजा, 5 स्टेंजा का ये कविता है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे जरा सा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश। 2 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आंसर देखिए जल्दी से। चलिए ठीक, कहते दे हु कीप वन अनदर यानी जो भी एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, अलाइव हमेशा जीवित रहते हैं, कैन नेवर डैश उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए पार्टेड भी हो जाएगा आंसर, है ना। आंसर डी यानी पार्टेड भी, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ दी। ये तो पहला लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ दी, तो वियरीनेस ऑफ दी की सबसे प्यारी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, है ना, वियरीनेस ऑफ दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 डैश द सन वेंट हैंस
एंड येट इज हियर टुडे, कहते हैं सूर्य को भी जाना पड़ा और आज वो यहाँ है। तो क्या होगा इसका आंसर, यस्टर नाइट, मतलब कल रात। कल रात सूर्य को भी अपनी यात्रा पर जाना पड़ा और आज वो हमारे साथ है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ हाउ डैश इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनदर आवर, यानी कि ये जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पूरा, तब ये बोलते हैं अपनी पत्नी को कि ओ हाउ डैश, यानी फीबल, कि मनुष्य की ताकत, जो मनुष्य की जो ताकत है वो कितनी फीबल है, यानी कम है, छिन्न है, कि चाह के भी अच्छा समय चल रहा हो जब, तो उसमें हम 1 घंटा ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकाइव, कहते हैं जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके जीवन का रक्त संचार जो है वो क्षय हो रहा है। कब, जब वो क्या कर रही हैं, क्षय, उनका जीवन का मतलब उनका लाइफ ब्लड जो है वो क्षय हो रहा है। कब क्षय हो रहा है, कराहने से, रोने से, क्या करने से, है ना। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि इस दो लाइन में आप फंसोगे जरूर, है ना। तो वो क्या चीज था, लाइन देख लेंगे जरा सा, कि ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कि उनका ब्लड जो है डिकाय हो रहा है। कब, जब वो विप करे, मतलब रो रही हैं इसलिए, है ना, और उनकी आत्मा उससे दूर जा रही है, इसलिए क्या होगा, सा, यानी करा रही है, कराने से। ठीक है, चलिए देखिएगा अब जरा सा। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर था ये 25 की, जो लेखक है उसका जीवन का जो रक्त संचार है वो क्षय हो रहा है जब वो क्या कर रही है, रो रही है, यानी विप्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, द स्पीकर आस्क हिज बिलवेड, यानी जो कवि हैं वो जो है अपनी प्रेमिका से वो कह रहे हैं नोट टू फॉर थिंक हिम, उसके बारे मत सोचे, क्या चीज, एनी इल, मतलब कोई भी बुरा चीज ना सोचे, है ना। ये हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको ये बेहतर रूप से समझ में आया होगा, है ना। जल्द ही मैं कल अगले दिन जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा अगले चैप्टर का। जय हिंद।